नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, आज हम पढ़ेंगे मौर्य उत्तर काल के उद्योग, यानी मौर्यों के समय के बाद में जो भी उद्योग हुए थे उनके बारे में। किस प्रकार से कच्चे माल को उस समय मौर्य उत्तर काल में किन किन नामों से जाना जाता है उनके बारे में। ये आप सभी लोगों को मालूम है, मौर्य उत्तर काल के बाद से ही विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण शुरू किया था भारत पर। तो उनके आक्रमण करने के बाद में उस समय किस प्रकार से वो लोग शासन के साथ में कौन कौन से व्यापार करते थे और व्यापारों को किस नाम से जाना जाता था, जो वस्तुएं थी उनको किन किन नामों से जाना जाता था, उनके बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, देरी ना करते हुए जानते हैं कि उस समय जो व्यापार था, उन व्यापार की जो वस्तुएं थी उनको किन किन नामों से जाना जाता था। तो पिछली वीडियो में हमने व्यापार और वाणिज्य के बारे में हमने पिछली वीडियो में बातें करी हैं, और जो उनसे थोड़ा बहुत बच गया तो वो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, मौर्य उत्तर काल के उद्योग, इसमें क्या है, ये कुछ कच्चे माल के नाम हैं जो कि उस समय बोले जाते थे, और इनसे ही पेपरों में क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। ठीक है, तो कच्चे माल के नाम कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं कि किनको किन किन नामों से जाना जाता था। जैसे कि ये करसाकम है, करसाकम को कपास के नाम के लिए, यानी कपास का जो नाम था वो करसाकम कहां बोला जाता था, मौर्योत्तर काल, क्योंकि मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारी भी थे और भारतीय शासक भी थे, दोनों साथ साथ चल रहे थे। तो ये जो मैं इस वीडियो के माध्यम से जो मैं जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं वो ये कि दूसरी सदी ईसा पूर्व से तीसरी सदी तक, तीसरी ईसवी तक, तो यानी 200 साल पहले, ईसा से 200 साल पहले की घटनाएं और ईसा के 300 ईस्वी तक। तो कुल मिलाकर ये जो समय होता है ये लगभग 400 से 500 वर्षों के बीच का होता है। इन्हीं बीचों में किन किन प्रकार से व्यापार होते थे और वो किन किन नामों से जाने जाते थे, और पेपरों में क्वेश्चन उन्हीं के नामों के आधार पर किस प्रकार से आते थे, उसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जान रहे हैं या जानेंगे। तो कपास के लिए करसाकम नाम पुकारा जाता था। ये वो कच्चे माल हैं, ठीक है। कुलूम, बलकम और छोम, ये जो तीनों नाम हैं ये रेशेदार पौधों के लिए लिए जाते थे। क्या उस समय ये तीनों नाम रेशेदार पौधों के लिए लिया जाता था। सन जो कि आज के आधुनिक समय में सन को सन ही बोला जाता है, लेकिन उस समय में क्या बोला जाता था, पटसन। सन को क्या कहते थे, पटसन। उस समय के जो वस्त्रों के प्रकार हैं, क्यों, दूसरी सदी यानी मौर्य उत्तर काल के बाद के जो उस समय वस्त्रों के प्रकार हैं वो क्या थे। वस्त्रों के अगर प्रकार की बातें करें, दुकला, ये दुकला वस्त्रों के प्रकार कहते हैं, दुकला, और कहां से हमें प्राप्त होते थे, महिष्मती से। तो उस समय दुकला नाम का जो वस्त्र है वो महिष्मती नामक स्थान से हमें प्राप्त होता था। उसके बाद में साटव क्या था, साटव ये वस्त्र था, कहां से प्राप्त होता था, मथुरा से, है क्षेत्र का मथुरा। मलमल क्या है, मसलिया, मलमल कहां से प्राप्त होता था, मसलिया से। और पुंडुवर्धन वाराणसी, सुवर्णकुंड, अरिकामेडु यानी कि पांडिचेरी, आधुनिक आज की पांडिचेरी, ये वो स्थान है जहां से हमें इस प्रकार के वस्त्र प्राप्त होते थे। ये प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी थे उस समय के, जो कि और इन्हीं से पेपरों में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। बातें करते हैं अर्गटिक, क्या है, ओरेयू,
अर्गटिक, ओरेयू राजधानी भी थी और बंदरगाह भी। ठीक है। मृत भांड को उस समय क्या बोला जाता था? मृत यानी मट्टी के भांड यानी बर्तन, उनको उस समय कुलाल नाम से संबोधन था, यानी उस समय उन्हें कुलाल नाम से बोला जाता था। मृतपच, कुलाल और मृतपच ये क्या है? ये हमें वहां से प्राप्त होते थे। ठीक है। देसी मृत भांडों की बात करें, मृत भांड यानी देसी, अब वो जो दौर था वो मौर्योत्तर काल का विदेशी आक्रमणकारियों और कुछ हमारे देसी राजाओं का भी समय था। तो आक्रमणकारियों के साथ साथ हमें देसी राजाओं का भी शासन था। तो ये जो हमें जानकारी मिलती है वो मिलती है विदेशी शासकों की, कि वो उस समय किस किस नामों से व्यापार करते थे या वस्तुएं बेचते थे, उनके नामों की। अब जो बातें हो रही हैं वो देशी राजाओं की बात करते हैं। तो अगर हमें देशी जो राजा थे उस समय के, जो मृत भांड थे, तो वो थे क्या थे? देशी थे, हल्के लाल रंग के, कुषाण और शक शासक। ये जो शक वंश था, कुषाण राजवंश और शक राजवंश, उस समय हल्के लाल रंग के मृत भांड थे, जो कि हमारे देश में उसमें प्रयोग में थे, प्रचलन में थे। विदेशी मृत भांडों की अगर हम बात करें तो इनको किन किन नामों से जाना जाता है, ये पेपरों में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो अरेटाइन, रोलेटेड, एम्फोरा, ये वो नाम है विदेशी मृत भांडों के, कि उन्हें किन किन नामों से जाना जाता था। ये मिले कहाँ पे हैं हमें सबसे ज्यादा? क्योंकि हमारा जो व्यापार था वो रोमन जगत से था, तो रोमन जगत से हमें सबसे ज्यादा कहाँ मिले? अरिकामांडू से हमें ये चीजें मिलती हैं। अब इसमें देशी और विदेशी दोनों चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हमें हाथी दांत कहां से मिलते थे? तो कलिंग से हाथी दांत और इथोपिया, कलिंग से हाथी दांत और इथोपिया, विमरान। अब हमें यह मालूम होगी उस समय हाथी दांत, कलिंग और इथोपिया, और विमरान से हमें क्या मिलते थे? हाथी दांत का कार्य किया हल, हाथी दांत का कार्य किया हल मिला है। कहां से? विमरान से। हमें अब ये जानकारी यहां से मिलती है। प्रस्तर मूर्ति यानी पत्थर मूर्ति निर्माण जो उस समय था वो कहां कहां पर था, कहां कहां पर ये पत्थर मूर्ति निर्माण होते थे, उनके बारे में अब हम जानते हैं। सीकरी, रूपवल और मथुरा, चुनार, स्वात घाटी यानी अफगानिस्तान, यहां से हमें मूर्ति यानी पत्थर निर्माण के बारे में जानकारी मिलती थी। ये वो जो क्षेत्र हैं जहां से पत्थरों की मूर्तियों का निर्माण होता था। ठीक है। दो शैलियों का विकास, यहां से दो शैलियों का विकास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। कौन सी? गंधार शैली और मथुरा शैली। यहां से, क्योंकि ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी, तो यहां से हमें दो शैलियों के विकास के बारे में जानकारी मिलती है, मथुरा शैली और गंधार शैली। मूर्ति उद्योगों की अगर हम बात करें तो यहां से क्या थी? मूर्ति उद्योग में मृण मूर्तियां हमें कहां से? आंध्र प्रदेश के कोंडापुरम से, और चोलेश्वरम से हमें सात, जो कि चोलेश्वर क्या था? सातवाहनों का क्षेत्र था। मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारियों के साथ साथ यानी विदेशी शासकों के साथ साथ सातवाहन राजवंश का भी शासन था। तो कहां पे हमें मृण मूर्तियां जो हमें मिलती हैं, जो साक्ष्य मिलते हैं, वो आंध्र प्रदेश के कोंडापुरम से और चोलेश्वरपुरम से। इंडो ग्रीक, अब इन्हीं के बाद में अब हमें ये पता चलेगी कि व्यापार और व्यापार से संबंधित वस्तुओं के क्या नाम थे और कौन कौन से क्षेत्रों में वो चीज बनती थी। ठीक है। और उनके बाद में हमें ये चल गया कि उनके नाम किन किन नामों से हम जान सकते हैं इतिहास में। अब बातें करते हैं उनके सिक्कों की। तो इंडो ग्रीक के जो सिक्के थे, पहला राजवंश था क्या? इंडो ग्रीक पहला राजवंश था जिसने सोने के सिक्के चलाए।
ये दूसरी सदी ईसा पूर्व से यानी मौर्य उत्तर काल से। ये बीच बीच में मैं जो एक रट्टा मारता हूं ना कि दूसरी सदी मौर्य उत्तर समय के बाद, मौर्य उत्तरों के पतन के बाद, मौर्यों की शक्ति कमजोर होने के बाद में बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारी थे और उनके बाद में देशी राजा भी, देशी शासकीय राजा भी थे। तो वो आपस में लड़ाई होते होते वो छोटे छोटे राजवंशों ने राज किया। तो वो मैं एक साथ दूसरी सदी से तीसरी सदी, उसके बाद में ही एक ऐसा राजवंश आया था जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जी का था, जिन्होंने एक छत्र शासन करने की या केंद्रित शासन करने की कोशिश करी थी मौर्यों के बाद। उसके बाद में सब छोटे छोटे ही राजवंश थे। तो बातें अब करते हैं उनके सिक्कों की। तो पहला ऐसा राजवंश है इंडो ग्रीक जिसने सोने के सिक्के चलाए, मिनांडर। मिनांडर ने क्या है कि सोने का इनका कोई सिक्का नहीं मिलता। अब हमें इनकी जानकारी क्या है कि मिनांडर से सोने का कोई भी सिक्का हमें नहीं मिलता, और धातुओं के सिक्कों में हमें उस समय की क्या क्या चीजें मिलती हैं, सोना चांदी तांबा। यानी उस समय अगर धातुओं के सिक्के बनते थे तो वो सोना चांदी तांबे से थे। और सोने का सिक्का केवल क्योंकि विदेशी आक्रमणकारी हैं, इसलिए उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सोने का सिक्का केवल यूथिडेमस और डेमेटियस, यूथिडेमस, डेमेटियस और यूकेटाइडस, इनका हमें सोने के सिक्के, केवल इन्हीं तीनों के हमें सोने के सिक्के मिलते हैं। या ये समझ लीजिए इतिहासकारों को हमें सोने के सिक्के इन्हीं के मिलते हैं। मिनांडर से लेकर हर्मियस तक के चांदी और तांबे के सिक्के मिलते हैं, क्योंकि मिनांडर का सोने का सिक्का तो मिला ही नहीं है। मिनांडर का सोने का सिक्का नहीं मिला, तो उसके बाद में मिनांडर से लेकर हर्मियस तक हमें चांदी और तांबे के सिक्के मिलते हैं। पोंतेले क्या क्या है, कुछ शीशे के सिक्के, यानी पोंतेले, इनके हमें कुछ शीशे के सिक्के मिलते हैं। और क्या मिलता है, निकेल के मिलावटी सिक्के। विदेशी आक्रमणकारियों के हमें और क्या मिलते हैं, निकेल के मिलावटी सिक्के हमें यहां से मिलते हैं। ये जो सिक्के हैं ये 36 ग्रेन से लेकर 146 ग्रेन के थे। ये सिक्के 36 ग्राम से लेके 146 ग्राम तक के। और क्या थे, लेख युक्त द्विभाषीय। इन सिक्कों की एक खास बात और थी, वो ये थी कि ये लेख युक्त और द्विभाषीय सिक्के थे, यानी यूनानी और प्राकृत। सिक्कों पर पहली बार आकृति भी हमें इंडो ग्रीकों से ही मिलती है, यानी विदेशी आक्रमणकारियों से ही मिलती है, जो कि उन्होंने ही सिक्कों पर सबसे सर्वप्रथम आकृति शुरू की थी। इनके सिक्कों पर आकृतियां हमें किन किन देवताओं की मिलती है, तो ग्रीक देवताओं की, स्थानीय देवताओं की, और कपीसा का कपास्य देव, और पुष्कलावती की नगर देवी। इनके सिक्कों पर ये जो आकृतियां हमें मिलती हैं। अगाथोक्लीज का जो हमें सिक्का मिलता है वो अलखानू से प्राप्त होता है। अगाथोक्लीज का सिक्का हमें अलखानू से प्राप्त होता है। सिक्कों के दोनों तरफ इनकी एक विशेषता है कि सिक्कों के एक तरफ कृष्ण जी तो दूसरी तरफ बलराम, यानी जिनका पुराना नाम वैदिक संघर्षण। और शेष सिक्कों की आकृतियां ये तो हमें मिलती है कि एक तरफ कृष्ण दूसरी तरफ बलराम, और शेष आकृतियां उनके सिक्कों पर कुछ और भी आकृतियां थी। वो कौन कौन सी थी, घोड़ा, हाथी, बैक्टीरियन ऊंट, वृषभ और वृक्ष। हमें इनके सिक्कों पर ये आकृतियां मिलती हैं। क्या, घोड़ा,
हाथी, बैक्टीरियन ऊंट, वृषभ और ब्रज। मिनांडर के सिक्कों पर सबसे ज्यादा, मिनांडर के सिक्कों पर सबसे ज्यादा चक्र मिलता है, यानी मिनांडर जी के जो सिक्के हैं उन पर सबसे ज्यादा चक्र मिलता है। बातें करते हैं सातवाहनों के सिक्कों के बारे में, क्योंकि इनके राजाओं के और उनके राजवंशों के और उनके शासकों के बारे में मैंने पिछली वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। इसमें केवल उनके उद्योग, उनके सिक्के और उनके समय में जो व्यापार थे उनको किन किन नामों से जाना जाता था और कौन कौन से क्षेत्रों से हमें इनके ये साक्ष्य मिले हैं, कौन कौन से बंदरगाह थे, उनके बारे में हम इन वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो सातवाहनों के सिक्के क्या थे? दूसरी सदी ईसा पूर्व, यानी कि वही मौर्योत्तर काल के समय के बाद दूसरी सदी ईसा पूर्व में पहली सदी तक इन्होंने जो सिक्के चलाए थे वो क्या थे? इनके समय के सिक्के थे आहत सिक्के, जो कि दूसरी सदी ईसा पूर्व से पहली सदी तक, यानी दूसरी से और पहली सदी तक, यानी लगभग 300 वर्षों तक आहत सिक्के चलाए। और पहली सदी से तीसरी सदी तक, यानी पहली से तीसरी सदी, लगभग इन्होंने ये भी 300 सालों तक क्या थे? नवीन सिक्कों का इन्होंने आगमन उस समय कर चुके थे, यानी पहली सदी से तीसरी सदी तक नवीन सिक्कों का आगमन यहाँ पर हो गया था। सातवाहनों ने सबसे ज्यादा क्या थे? इनके जो सिक्के थे चांदी, रागा, प्रोटीन, सीसा, तांबा, ये इनके कुछ सिक्के थे जो कि सातवाहनों ने चलाए या उनके समय में चलते थे। इन्होंने सबसे ज्यादा जो सिक्के चलाए थे वो रागा और प्रोटीन के सिक्के इनने उपयोग करे, यानी सर्वप्रथम उपयोग सातवाहनों ने रागा व प्रोटीन के सिक्कों का प्रयोग सातवाहन काल में हुआ था। और इनके सिक्कों पर किसी भी शासक की आकृति नहीं है। ये जानकारी हमें इनके सिक्कों से मिलती है। इनके सिक्कों से जो हमें जानकारी मिलती है वो ये मिलती है, मस्तूल लगे नाव और जहाज की आकृति के इन्होंने सिक्के चलाए थे, यानी इनके सिक्कों पर जहाज और नाव की आकृतियां होती थी, दो पतवार वाले। और क्या इनके सिक्कों से जानकारी मिलती है? इनके जो शासक थे यज्ञश्री सतकर्णी, ये जो जानकारी है सिक्कों पर नाग और मस्तूल लगे या दो पतवार वाली जो जानकारी है वो यज्ञश्री सतकर्णी के सिक्कों पर है। और प्रथम चरण में सातवाहनों ने सिक्कों को भी दो चरणों में बांटा था। वो कौन से हैं? कि पहले चरण में इन्होंने सिक्के थे आहत सिक्के, इनके पहले चरण में जो सिक्के थे वो आहत सिक्के थे, पर उन पर कोई लेख नहीं थे। उनके सिक्कों पर ये इनकी खासियत है कि उस समय जो इन्होंने सिक्के आहत चलाए थे उन पर कोई भी यानी किसी प्रकार का लेख नहीं था। और दूसरे चरण में जो इन्होंने सिक्के थे उन सिक्कों पर हमें कुछ जो जानकारी जो साक्ष्य मिलते हैं वो ये कि महाराष्ट्री प्राकृत भाषा थी, इनके सिक्कों पर महाराष्ट्री और प्राकृत भाषा थी, और ब्राह्मी में इनके सिक्कों पर लेख थे। लेकिन ये कौन से चरण के हैं? ये दूसरे चरण के सिक्के हैं। और एक अपवाद स्वरूप हमें यह जानकारी मिलती है कि द्रविड़ भाषा वाले लेख, द्रविड़ भाषा की लेख वाले जो सिक्के हैं वो वशिष्ठ पुत्र पुलवामी का है। क्या? वशिष्ठ पुत्र पुलवामी ने द्रविड़ भाषा वाले लेख वाले सिक्के चलाए थे। और यह पहला उदाहरण है द्रविड़ भाषा के सिक्के चलने का। ठीक है। इनके बाद में क्या थे? गोमती पुत्र सतकर्णी थे। इन्होंने क्या करा था? इनके सिक्कों से हमें जो जानकारी मिलती है वो ये मिलती है, इन्होंने छैरात वंश का शासक थे नहपान, इनको उन्होंने हराया था। और उनके जो सिक्के थे ना, नहपान के 1400 सिक्के थे, 1400 चांदी के सिक्के थे नहपान जी के। जब इन्होंने नहपान को हराया था तो इन्होंने क्या करा था? उन सिक्कों पर, यानी नहपान के सिक्कों के ऊपर इन्होंने क्या करा था? जो कि जोगलथंबी महाराष्ट्र, यानी कि उनके ढेर से, जोगलथंबी ढेर से हमें प्राप्त हुए हैं, या ये समझ लीजिए इतिहासकारों को जो प्राप्त हुए, इन्होंने क्या बाद में चांदी के स्थान पर इन्होंने उन 1400 चांदी के सिक्कों पर अपने नाम से इन्होंने वो सिक्के चलाए थे। जो मिले वो छैरात वंश के नहपान के सिक्के थे, लेकिन इन्होंने उन सिक्कों के ऊपर अपने नाम अंकित कराकर, अपना चिन्ह लगाकर वो सिक्के
प्रचलन में ले आए थे। उसके बाद में जो सातवाहनों ने किया था, जो कि सातवाहनों के काल में सबसे ज्यादा हुआ, तो वो कह रहे थे चांदी के स्थान पर इन्होंने शीशे का सिक्का चलाया था। ये सातवाहन काल के शासकों की सबसे ज्यादा विशेषता है। सोने और चांदी के अभाव के कारण इन्होंने शीशे का सिक्का चलाया था। सबसे ज्यादा पेपरों में पूछे जाने वाला कि सातवाहन काल में सबसे ज्यादा कौन सा सिक्का चला था, तो चांदी के स्थान पर सबसे ज्यादा इन्होंने शीशे का सिक्का चलाया था, जिसका मूल्य, भाई ऐसा तो है नहीं कि चांद शीशे का सिक्का चला दिया तो इसकी कीमत गिर गई हो, नहीं, चांदी के मूल्य के बराबर इन सिक्कों की कीमत थी। चांदी के मूल्य के बराबर इन चांदी के सिक्कों की मूल्य थी। और इनका प्रतीक सिक्का उस समय का सातवाहनों का प्रतीक सिक्का, उसका नाम था, क्या था? प्रतीक सिक्के का नाम रूपम था। रूपम था। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको वो सारी जानकारी देने की कोशिश करी होगी जिनसे पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों? इसके अंतर्गत मैंने विदेशी व्यापार, उनके नाम, उनके स्थान के नाम, कौन कौन से विदेशी शासक थे, उन्होंने किस प्रकार के सिक्के चलाए और वो सिक्के किन किन चीजों के थे, उनके बारे में बात करी। और उसके बाद में अपने देशी राजाओं की भी बातें करी कि हमारे देशी राजाओं ने कौन कौन से सिक्के चलाए, किन किन स्थानों से हमें वो मिले हैं और उन सिक्कों को किन किन नामों से जाना जाता था, किन किन तरह की आकृति उन सिक्कों से हमें मिलती है, जो कि पेपरों में ज्यादातर पूछी जाती है। इससे बाहर ज्यादातर कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। और मेरी पिछली वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उन पर जाकर मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।